11 मार्च 2020 भाजपा के दिल्ली कार्यालय के बाहर सुबह से जमे मीडिया के कैमरों के सामने कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा की सदस्यता ले ली। बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये खबर भोपाल से आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल। दिल्ली से आए इन विजुअल्स के बाद हलचल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शुरू हुई। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने विधायकों की गोलबंदी शुरू की, लेकिन कुछ दिनों के अंदर कांग्रेस के 22 विधायकों ने अपना इस्तीफा स्पीकर को सौंप दिया था। पहले तो कांग्रेस लड़ने की मूड में नजर आई, लेकिन आखिरकार 9 दिनों के बाद 30 मार्च 2022 को कमलनाथ ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले राज्यपाल लालजी टंडन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस दिन सिर्फ कांग्रेस की सरकार नहीं गिरी, बल्कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हाथ कट गए। इससे पहले 2008 में हुए चुनाव में कांग्रेस की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया ही कैंपेन का चेहरा थे। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस के 2 बुजुर्ग नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पारंपरिक तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे थे, वहीं सिंधिया दिन में 5 से 6 रैलियां करते। उनकी रैली के बाद हर तरफ एक ही नारा सुनाई देता, आंधियों का जिद है जहां बिजली आ गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं आशिया बनाने की। भाजपा के निशाने पर भी सबसे आगे सिंधिया ही थे। मध्य प्रदेश भाजपा ने अपना चुनावी नारा बनाया था कि माफ करो महाराज हमारे नेता फेवरात। चुनाव के पहले आने वाले सर्वे सिंधिया की जीत की तरफ इशारा कर रहे थे। CSDS के सर्वे में जहां 13.4% लोग कमलनाथ को मुख्यमंत्री देखना चाहते थे, वहीं सिंधिया के चाहने वालों का आंकड़ा उससे लगभग 2 गुना 26.5%। युवा नेतृत्व, ऊर्जावान भाजन, राहुल गांधी के करीबी और ग्वालियर चंबल का भरोसा, ये सभी फैक्टर्स सिंधिया की ताकत बन रहे थे। 11 दिसंबर 2018 को मध्य प्रदेश चुनाव के रिजल्ट आने वाले थे। मतगणना केंद्रों के बाहर खड़े पत्रकार और नेताओं के लिए वोटों की गिनती T20 मैच से ज्यादा रोमांचक होती जा रही थी। रात के 12 बजे तक कभी कांग्रेस आगे निकल जाती तो कभी भाजपा। सुबह के सूरज के साथ तस्वीर साफ होनी शुरू हुई। 0.5% ज्यादा वोट लाकर भी भाजपा कांग्रेस से पीछे रह गई। जहां कांग्रेस के खाते में 114 सीटें आईं, वहीं भाजपा मात्र 109 सीटों में चमक गई। बाद में खबरें सामने आई कि चुनाव के परिणामों के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने शिवराज सिंह चौहान को सलाह दी थी कि कुछ दिन इंतजार करें और भाजपा के प्रबंधन कौशल पर भरोसा रखें, सरकार बनाएंगे। ठीक है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा देना था। 21 दिसंबर 2018 को शिवराज सिंह चौहान ने 13 सालों के बाद मुख्यमंत्री आवास खाली कर दिया और अपने B8 के बंगले में शिफ्ट हो गए। कांग्रेस के चुनाव जीतने के बाद सिंधिया अखबारों के फ्रंट पेज और खबरों की हेडलाइन में थे। कार्यकर्ता मान चुके थे कि सिंधिया उनके अगले मुख्यमंत्री बने। इसके बीच दिल्ली से एक तस्वीर आती, एक तस्वीर जिसने सब कुछ साफ कर दिया। सिंधिया के चेहरे ने बता दिया कि इस बार हाईकमान ने युवा जोश नहीं बल्कि अनुभव पर भरोसा दिखाया है। 17 दिसंबर 2018 को कमलनाथ ने 15 सालों के बाद मध्य प्रदेश के कांग्रेसी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। मैं कमलनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं। सरकार जाने के बाद विपक्ष में भी शिवराज उतने ही ऊर्जावान दिखाई दिए। कभी लोकल ट्रेन से यात्रा करते तो कभी किसानों के बीच उनकी समस्याएं सुनते। शिवराज की तस्वीरें हर रोज अखबार के पन्नों पर छपती। चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी का एक बयान खूब वायरल हुआ था। चुनाव के 10 दिन बाद अब 10 गिनना, 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के किसान का कर्जा माफ करेगा। और अगर बहाने बनाएगा, अगर नहीं करना चाहेगा तो फिर कांग्रेस का दूसरा चीफ मिनिस्टर कर्जा माफ करेगा। कमलनाथ के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी। किसानों की कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता, डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस पर छूट के साथ 75 चुनावी वादे। हर दिन के साथ कमलनाथ पर दबाव बढ़ता जा रहा था और सरकार खजाना खाली होने की दुहाई देती जा रही थी। कुछ ही दिनों में तस्वीर साफ होने लगी। कमलनाथ और सिंधिया गुट के नेता आमने सामने नजर आने लगे।
कर्ज माफी की जगह अखबार के पन्नों पर किसानों की जमीन की कुर्की और आत्महत्या की खबरें आने लगी। पहले जहां कांग्रेस तभी किसानों का कर्ज माफ करने वाली थी, अब उस पर शर्त और नियम लादे जाने लगे। शिवराज सरकार के दौरान शुरू की गई 30 दर्शन योजना, संबल योजना, जनजातीय समाज की महिलाओं को मिलने वाले लाभ बंद कर दिए गए। कभी भाजपा के समर्थन में रहे अखबारों को सरकारी विज्ञापन बंद कर दिए गए। भोपाल स्थित एशिया के पहले पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति को सरकार आते ही हटा दिया गया। नए कुलपति ने एडमिशन पर रोक लगाकर जीरो ईयर घोषित कर दिया। जगह जगह संघ और भाजपा के लोगों पर कानूनी कार्रवाई की खबर। इन सब के बीच कांग्रेस के वादे कहीं गुम होने लगे। एक के बाद एक दिन बीतते जा रहे थे और न कर्ज माफी हो रही थी, न ही बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था। कांग्रेस के ही मंत्री और विधायकों ने मोर्चा खोलना शुरू किया। आरोप था कि मुख्यमंत्री मिलने का समय नहीं देते, हर बात पर फंड न होने की बात करते हैं। प्रदेश में अपराध नए कीर्तिमान छूने लगा। सागर में एक दलित युवक ढंग पर दहिरवार की, मुसलमानों ने जिंदा जलाकर हत्या कर दी, लेकिन कोई एक्शन नहीं। बलात्कार और लूट की खबरें आम हो गई। नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में पूरे प्रदेश में कांग्रेस के समर्थन से विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। मुख्यमंत्री ने खुद ऐसी विरोध रैली की अगुवाई। सड़कों का जाम होना और भड़काऊ नारे लगना आम बात हो। आज यूएपीए के अंतर्गत दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को इस बार मैदान में मंच और माइक दिया गया। रविश कुमार के एक एपिसोड के बाद फेसबुक पर पोस्ट लिखने के कारण भाजपा के कार्यकर्ता दिक्की नक्कल का घर गिरा दिया गया। राजगढ़ में सीए के समर्थन में शांतिपूर्ण रैली कर रहे भाजपा और संघ के नेताओं के साथ कलेक्टर ने मारपीट की। भोपाल स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय कार्यालय समीठा के बाहर से सुरक्षा हटानी है। एक तरफ जहां प्रदेश में अराजकता फैल रही थी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता भी कमलनाथ के तानाशाही से परेशान नजर आ रहे थे। कांग्रेस के नेता उमंग सिंगार ने कमलनाथ को पत्र लिखकर आरोप लगाए कि दिग्विजय सिंह अपनी समानांतर सरकार चला रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ पर सवाल उठाए तो कमलनाथ ने उन्हें सड़क पर उतर जाने की सलाह दी। इन सारी उठापटक के बीच जनता सही हो गई। मध्य प्रदेश वापस अंधकार के युग में जा रहा था। 10 मार्च 2020 ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने 20 विधायकों के साथ कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे की चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि अब 18 साल कांग्रेस के साथ चलने के बाद आगे बढ़ने का समय आ गया है। 15 महीने में कांग्रेस की सरकार अपने ही भार से गिर गई और अपने पीछे छोड़ गई अधूरे वादे, पीएफआई का नेटवर्क, उन्मादी इस्लामिक भीड़ और अराजक।